फर्स्ट टुडे आवर टॉपिक इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के मैंने आपको बताया था कि 2 लॉज होते हैं, इसमें से आपके सिलेबस में फर्स्ट लॉ शामिल है। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो है आपके पास ना तो एनर्जी क्रिएट होती है ना ही डिस्ट्रॉय होती है, बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये इसकी स्टेटमेंट है, पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आपने यही बताना है कि द फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, और इस लॉ का दूसरा नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वो अब एनर्जी ना तो बनती है ना ही टूटती है, बल्कि एक शक्ल से दूसरी शक्ल में चली जाती है। इसका मतलब जो टोटल एनर्जी को सम होता है इट इज़ इक्वल टू हीट एंड वर्क। ठीक है, टोटल एनर्जी का जो सम है आपके पास वो इसके बराबर होता है जितनी हीट आप सप्लाई करते हो जितना उससे काम होता है। ठीक है, तो टोटल एनर्जी जो होती है, अगर आप एक बीकर को हीट कर रहे हो, मैं आपसे कह रही हूँ इसमें से हीट निकल के बाहर जा रही है, तो टोटल हीट जो आप यहाँ पे सप्लाई कर रहे हो और जो यहाँ से निकल के बाहर जा रही है वो टोटल आपके पास हीट होगी। ठीक है, टोटल विल बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हीट यू सप्लाई, जो क्यू होती है, और जो हीट में इसमें बाहर निकल के चली गई तो वो कोई काम ही करती हुई जा रही तो वो वर्क डन हो जाएगा। तो टोटल हीट इज इक्वल टू द सम ऑफ वर्क एंड हीट। अब वो कहते हैं कि आपके पास एक सिलेंडर है, ठीक है, उसमें फ्रिक्शनलेस पिस्टन है। आपके पास जो एनर्जी है डेल्टा ई वो किसके बराबर होती है, क्यू प्लस डब्ल्यू के। ये हमने पढ़ चुके। अब इसमें आप ये देखो इसमें कैसे आपको एक्सप्लेन कर रहा है। ये आपके पास पहले एक कंटेनर है, ठीक है, स्टार्ट में इसकी जो कंडीशन थी वो E1 थी, जो बाद में जो एनर्जी होगी वो E2 होगी। तो डेल्टा ई क्या होगा, E2 माइनस E1। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना, डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 E माइनस E1 इज द फर्स्ट चेंज इन E2 इज द फाइनल चेंज। ठीक है, जब आपने उसके ऊपर पिस्टन रखा हुआ है, दिस इज द बेकर, ठीक है, आपने इसके ऊपर एक पिस्टन रखा हुआ है, उस वक्त इसका कोई ना कोई वॉल्यूम था, उसकी स्टार्ट में कोई ना कोई एनर्जी थी। ठीक है, जब आपने ऊपर से पिस्टन प्रेस आउट किया तो चीज़ें वॉल्यूम कम हो गया। ठीक है, और एनर्जी भी क्या हो गई, एनर्जी चेंज हो गई E2 में। तो ये आपके पास डिफरेंस क्या आएगा, E2 माइनस E1। लेकिन हमें पता है डेल्टा ई किसके बराबर होता है, इट इज़ द सम ऑफ क्यू अमाउंट ऑफ हीट प्लस डब्ल्यू वर्क डन। तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया डेल्टा ई का। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब वो कहता है थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, हम इक्वेशन को समझने के लिए करते हैं। अगर क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है हीट को, हीट भी वो जो एब्जॉर्ब कर रही है सिस्टम, ठीक है, बाय द सिस्टम, एंड वी इज द वर्क डन बाय द सिस्टम इन मूविंग द पिस्टन अप। ठीक है, उसने कहा अगर क्यू अमाउंट ऑफ हीट है जो क्या करिए, वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, हीट अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, ये आपके पास क्यू है। ठीक है, हीट जब एब्जॉर्ब होती है तो किस फॉर्म में आती है, पॉजिटिव। ठीक है, इसलिए क्यू पॉजिटिव है। अब जब V इज़ वर्क डन बाय द सिस्टम है, वर्क अगर सिस्टम पे करे जाएगा, सिस्टम काम करेगा, तो उसके साथ लिखा आता है नेगेटिव। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा तो ऑन द सिस्टम, तो यहाँ पे साइन आता है पॉजिटिव। तो ये याद रखना है, ऑन द सिस्टम जो होता है जब सिस्टम पे हम काम करते हैं वो पॉजिटिव होता है। कैसे, फॉर एग्जांपल सिस्टम पर काम हो रहा है, यानी ये आपके पास सिस्टम है, इस पे काम हो रहा है, तो कोई चीज़ बाहर से आके इसमें ऐड होगी तो सिस्टम पे काम होगा, इसलिए तब ऑन द सिस्टम जब काम होता है तो प्लस आता है। लेकिन अगर आपका ये सिस्टम जो भी आपके पास रिएक्शन मिक्सर है, इससे चीज़ें निकल के बाहर जा रही हैं, तो इसका मतलब बाय द सिस्टम काम हो रहा है। बाय द सिस्टम में नेगेटिव आता है और ऑन द सिस्टम में पॉजिटिव आता है। इसलिए यहाँ पे जो फॉर्मूला था आपके पास Q प्लस डब्ल्यू, तो डब्ल्यू के साथ यहाँ पे क्या लिख दिया गया, अब नेगेटिव नेगेटिव। और जो वर्क डन हो रहा है वो किसकी फॉर्म में हो रहा है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। प्रेशर मतलब प्रेशर का ज़्यादा करोगे वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर कम करोगे वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। तो ये एक तरह का काम है, प्रेशर इज़ द फोर्स एंड वी इज़ द डिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ वॉल्यूम। तो यहाँ पे जो डब्ल्यू है इसके साथ माइनस क्यों आया, क्योंकि बाय द सिस्टम है। ठीक है, बाय द सिस्टम है। उसने कहा कि अगर आप पिस्टन को रोक देते हो, आप उसे नहीं मूव करते, जहाँ था वैसे ही रहेगा, तो इसका मतलब अगर पिस्टन मूव नहीं करे तो वॉल्यूम में बार बार कोई चेंज भी नहीं आएगा, वॉल्यूम भी जहाँ है वहीं ठहरा रहेगा। तो जो चेंज इन वॉल्यूम है पर डेल्टा वी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। जब डेल्टा वी ज़ीरो हो जाएगा तो ये पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा, ज़ीरो। इस चीज़ में से ज़ीरो निकाल दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपके पास क्वेश्चन में क्या आ जाएगा कि यहाँ पर लिखा आ जाएगा पी चेंज, अगर प्रेशर को आप बार बार मूव नहीं करते तो आपके पास क्वेश्चन क्या लिखा जाएगा, क्यू माइनस पी, ऐसे। तो पी जीरो ज़र ज़ीरो, तो पीछे क्या बच गया, सिर्फ क्यू। ये क्यू तब हमने लिए जब आपके पास वॉल्यूम नहीं बदल रहा। तो वॉल्यूम जब नहीं बदलता उसका मतलब होता है वी, क्यू इज इक्वल टू वी।
तो जब वॉल्यूम चेंज नहीं होता उसका मतलब होता है वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो का मतलब है वी इज़ कांस्टेंट। तो अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन आ जाए डेल्टा ई की वैल्यू कब क्यू वी के बराबर होती है, डेल्टा ई की वैल्यू कब क्यू वी के बराबर होती है, तो रिमेंबर दैट क्यू वी का मतलब होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जब आपके पास वी की डेल्टा वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो आपके पास आ गया दूसरा। अब वो कहता है दिस शोज दैट एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू द हीट एब्सॉर्ब। यानी अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए तो जितनी आप एनर्जी से हीट सप्लाई करोगे एनर्जी टोटल उतनी ही होगी। डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू वी, ये रिलेशन फाइंड करने के लिए आता है। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास इंथाल्पी है। इंथाल्पी क्या होता है, आपने अभी तक वो पढ़ा हीट की वैल्यू क्यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये हम सिस्टम को देते हैं, ठीक है, हीट सप्लाई हम करते हैं, उसे प्रोवाइड करते हैं एनर्जी। कुछ एनर्जी इसमें से क्या होती है, यूज़ हो जाती है आपके पास एज अ इंटरनल एनर्जी, कुछ यूज़ हो जाती है सराउंडिंग में निकल जाती है। ठीक है, आपके पास क्या होता है रिएक्शन हिस्से में यानी टोटल एनर्जी आप सप्लाई करते हो वो दो हिस्सों में चली जाती है। एक चली जाती है इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, ई से, कैपिटल ई से। उसने कहा जो आपने एनर्जी सप्लाई की, आपने कंटेनर को यहाँ पे एनर्जी सप्लाई की, आपका यहाँ पे रिएक्शन था, कुछ एनर्जी इसने यूज़ कर ली, कुछ एनर्जी इसमें से बाहर निकल गई। ठीक है, तो वो कह रहा है कि आपके पास जो एंथैल्पी होती है बेसिकली जो भी आपके पास रिएक्शन हो रहा होता है उसके अंदर जो टोटल हीट होती है उसको कहते हैं एंथैल्पी। ठीक है, द वर्क इज डन बाय द गैस व्हेन इट एक्सपेंड कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, इसका क्या मतलब है, जब आप हीट प्रोवाइड करते हो किसी चीज़ को तो वो एक्सपेंड करती है, फैलती है। तो वर्क डन किसी भी चीज़ का बाय द सिस्टम होता है। ठीक है, तो बाय द सिस्टम जब भी चीज़ आती है वो नेगेटिव आती है। अब यहाँ पे है हीट एंथैल्पी की डेफिनेशन है टू अकाउंट to take to take account of the increase in internal energy accompanying work done by the gas। यानी एक तो उसके रिएक्शन में इस्तेमाल होती है और जो उसके साथ वर्क डन किया जाता है। दिस टर्म इज कॉल्ड एज इंथैल्पी या हीट काउंटिंग, ये दोनों टर्म्स एक ही चीज़ के लिए। इसको रिप्रेजेंट किया था एच से। एच का फॉर्मूला क्या होता है, एच इज इक्वल टू ई प्लस पी वी। कैसे, उसने कहा था जो आप हीट सप्लाई करते हो वो इंटरनल एनर्जी में जाती है प्लस आपके साथ कोई ना कोई वर्क करती है टू द सराउंडिंग, और वर्क को हम पी वी में लिखते हैं। तो इसका फार्मूला है एच इज इक्वल टू ई इंटू पी वी। लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू हम मैयर नहीं कर सकते, हमने कहा था कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है जो स्टेट में आती हैं जिसकी फाइनल इनिशियल वैल्यू पता होती है। इनकी फाइनल इनिशियल पता होती है उसके साथ हम डेल्टा लिखते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, डेल्टा एच डेल्टा ई प्लस डेल्टा ब्रैकेट पी। ठीक है, अब यह आ जाएगा, अब डेल्टा का ब्रैकेट के बाहर है तो डेल्टा एक दफ़ा पी के साथ लिखा जाएगा, एक दफ़ा वी के साथ लिखा जाएगा। तो यहाँ देखो वी डेल्टा पी डेल्टा वी, यानी एक दफ़ा पी के साथ डेल्टा, एक दफ़ा वी के साथ डेल्टा। क्लियर, तो यह क्या आपके पास। अब वो कहता है गैस इज केप्ट एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर की वैल्यू उसने क्या कह दी है, कांस्टेंट है। रिमेंबर दैट जब कांस्टेंट का वर्ड हम यूज़ करते हैं उसका मतलब होता है डेल्टा पी इज ज़ीरो, उसकी वैल्यू नहीं बदल रही। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब ये होता है उसका चेंज नहीं हो रहा, जो है वही है। तो इसमें से ये वाला फैक्टर है वो क्या हो जाएगा, वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, पीछे से क्या रह जाएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई और पी डेल्टा वी। ठीक है, in case of liquid and solid the change is so state do not cause significant volume change। इसने कहा कि अगर हम सॉलिड और लिक्विड देखते हैं, अब हमारे पास जो इक्वेशन है वो है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा वी। कहते हैं अगर हम सॉलिड और लिक्विड देखें तो सॉलिड और लिक्विड में इतना वॉल्यूम का फ़र्क नहीं आता। अगर सॉलिड और लिक्विड में वॉल्यूम का इतना फ़र्क नहीं आता तो डेल्टा वी की वैल्यू भी तो कॉन्स्टेंट हो सकती है। तो उसने कहा डेल्टा वी इज इक्वल टू ज़ीरो। ऐसे प्रोसेस में फिर क्या होता है, डेल्टा एच और डेल्टा ई क्या हो जाते हैं, आपस में बराबर हो जाते हैं। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है एट व्हाट कंडीशन डेल्टा एच एंड डेल्टा ई इज इक्वल टू ईच अदर। यहाँ कब वो बराबर होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली सेम होते हैं, तो हमें बताना है लिक्विड और सॉलिड्स में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास आ गया कि कब डेल्टा क्यू और डेल्टा एच और डेल्टा ई कब बराबर होते हैं। तो ये लाइन्स में लिखिए, ये आप स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके साथ आप ऊपर वाला फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला कौन सा आएगा आपके पास कि जी ये वाला फार्मूला होता है, इसमें डेल्टा वी की वैल्यू को ज़ीरो कर देंगे तो ये बराबर आ जाएगा। उसके बाद आपके पास कुछ फार्मूलेशंस हैं, वो क्या हैं, फर्स्ट लॉ को यूज़ करते हैं। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, डेल्टा इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। फिर हमने पढ़ा था वर्क डन बाय द सिस्टम है तो माइनस आया था, तो ये फार्मूला बना था डेल्टा इज इक्वल टू क्यू माइनस डेल्टा ई डेल्टा वी। ठीक है, ये जो डेल्टा ई की वैल्यू आई है हमारे पास, अगर मैं इस वैल्यू को अपनी इस इक्वेशन में पुट कर दूँ क्वेश्चन नंबर 4 में, तो मेरे पास क्या बनेगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी। अब ये इक्वेशन आपको मैं लिख देती हूँ,
ये कौन सी इक्वेशन है? फॉर डेल्टा एच डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, इसकी वैल्यू हमने पुट की। फर्स्ट लॉ से हमारे पास ये वैल्यू आई थी, उसको पुट करने से इक्वेशन क्या बनी? क्यू माइनस पी डेल्टा वी, पी डेल्टा वी। एक माइनस में है, एक प्लस में है, तो ये क्या हो जाएगा? कट हो गया। पीछे क्या बच गया? डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू। तो इसका मतलब ये क्या है? डेल्टा ई को हमने फाइंड किया तो क्या था? क्यू वी के बराबर था, ठीक है। डेल्टा एच जो है वो किसके बराबर है? वो बराबर है क्यू एट छोटा सा पी एट कांस्टेंट पी, ठीक है। कांस्टेंट पी का मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे, क्योंकि पी की वैल्यू तो नहीं बदल रही। तो ये आपके पास है इट इज़ इक्वल टू द हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। तो रिएक्शन जो भी कैरिड आउट होगा बहुत तेज़ी से होगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड वर्किंग इज मोर देन डेल्टा ई, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपने देखनी है। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होता है कि जो आपके पास उसको डेल्टा एच नोट से नोट करते हैं, किसी भी रिएक्शन की जो अमाउंट है हीट वैल्यू उसको। इट इज़ एंथैल्पी चेंज विच अकर्स व्हेन सर्टेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट आर इंडिकेटेड बाय द बैलेंस केमिकल इक्वेशन रिएक्ट टुगेदर टू गिव द प्रोडक्ट अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। उसने कहा कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होती है, उसे डेल्टा एच नोट से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन है उसकी। कहते जो मोल्स ऑफ रिएक्टेंट आपके इस्तेमाल होते हैं वो मिल के एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जितने मोल्स रिएक्टेंट के होंगे वो मिल के प्रोडक्ट बनाते हैं। जब आपके पास टेम्परेचर क्या होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है, ठीक है। उसमें आपको फिर बता दिए वो कौन से रिएक्शन होते हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, ठीक है। एंडोथर्मिक वो होते हैं जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है और एक्सोथर्मिक वो होते हैं जिसमें हीट लूज होती है, ठीक है। ये आपके पास आ गया। इसके बाद है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। फॉर्मेशन के लिए एफ नोट the standard enthalpy of formation is a compound is the amount of heat absorbed or evolved when one mole of compound is formed from its element। उसने कहा कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है? जब कोई अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी यहाँ तो एब्जॉर्ब हो या रिलीज हो जब एक मोल कंपाउंड का बनता है। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब मिलेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो हमने पढ़ा था फॉर्मेशन जब भी होती है तो एनर्जी ऑलमोस्ट सब में रिलीज होती है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आ गई सिर्फ डेफिनेशन इनकी करने वाली। उसके बाद एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है। एटमाइजेशन मतलब जब आप किसी गैसियस एलिमेंट को उसके एटम में चेंज कर रहे होते हो जिसमें अमाउंट ऑफ हीट हमेशा एब्जॉर्ब होती है। अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब व्हेन 1 मोल ऑफ गैस आर फॉर्म फ्रॉम द एलिमेंट अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है। हम गैसियस जो 1 मोल गैसियस एटम है उसको बना रहे होते हैं, ठीक है। एटॉमिक फॉर्म में लेके जा रहे हैं हम चीज़, एटमाइजेशन एटम बना रहे हैं। उसको पॉजिटिव से शो करते तो डेल्टा एच नॉट 8 इस बेस पे 218 किलो जॉल पर मोल। उसके बाद आपके पास डेफिनेशन है न्यूट्रलाइजेशन। एन से शो करते हैं डेल्टा एच एन नॉट। इसका मतलब होता है कि जब आपके पास क्या होता है अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन from acid react with 1 mole of OH ions from base to form 1 mole of water, ठीक है। जब HCl और सोडियम क्लोराइड आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमें पता है ना NaCl बनता है और वाटर बनता है। तो उसने ये बताया जब 1 मोल हाइड्रोजन आयन का कहाँ से आएगा? एसिड से। जब 1 मोल OH आयन का आएगा बेस से, दोनों मिलकर बनाएंगे वाटर, तो उसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद है एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। कंबस्शन डेल्टा एच सी। कंबस्शन में हमेशा अमाउंट रिलीज होती है जब कोई चीज़ जलती है तो अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कम्प्लीटली बर्न इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। तो चीज़ें जब जलती हैं एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में, तो फॉर एग्जांपल मेथनॉल ऑक्सीजन में जलेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और माइनस में आएगा, हमेशा रिलीज होती है, ठीक है। फिर एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन है। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जो है अमाउंट है हीट की एब्जॉर्ब हो या अवॉल्व हो जब 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को हम किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करें, ठीक है। तो आपके पास आ जाती है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन।